कि स्टूडेंट्स तो यार इस ग्राफ में हमें गिवन है कि पांच तरह के स्टोर्स हैं A B C D and E एंड ईच स्टोर इज सेलिंग टू टाइप्स ऑफ ब्रेड मल्टीग्रेन एंड होल व्हीट। अब फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है देयर इज अनदर स्टोर F विच सोल्ड द नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट्स विच इज द एवरेज नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट्स सोल्ड बाय C D and E। तो पहले यार इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं। स्टोर F की अगर बात करें, सो मल्टीग्रेन ब्रेड्स sold by store F will be equal to the एवरेज नंबर ऑफ मल्टीग्रेन सोल्ड बाय C D and E। तो C D और E में यार आप मल्टीग्रेन की वैल्यूज देखें, दैट इज 72, 54 एंड 84। तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं यार। सो 72 प्लस 54 इज 126 प्लस 84 इज 210 डिवाइडेड बाय 3, दिस कम्स आउट टू बी 70। और स्टोर एफ जो होल व्हीट ब्रेड सेल कर रहा है उसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू दी एवरेज नंबर ऑफ होल व्हीट सोल्ड बाय A and E। तो ए जो होल व्हीट सेल कर रहा है दैट इज 44 और स्टोर ई जो होल व्हीट ब्रेड सेल कर रहा है दैट इज 72। सो एवरेज ऑफ 44 एंड 72। So 44 plus 72 by 2 students, which is 116 upon 2, that is 58. So you can see the total number of breads sold by store F, that is 128. अब देखिए आगे क्वेश्चन में हमें गिवन है स्टूडेंट्स, स्टोर बी sold each packet at rupees 240 and store F sold each packet at 20% more than that of B। तो store F जो है that is selling each bread at a price which is 20% more than 240, that means 240 into 1.2, which comes out to be 288। क्वेश्चन पूछा गया टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड बाय स्टोर एफ। सो नंबर ऑफ ब्रेड्स 128, ईच ब्रेड इज बीइंग सोल्ड फॉर रुपीज 288। सो टोटल रेवेन्यू विल बी 288 into 128 स्टूडेंट्स, which comes out to be 36864। So option B will be the correct answer. Okay, students. So in the second question, they are asking the total number of packets sold by store C is approximately what percent more or less than the total number of packets sold by store E। तो यार अगर स्टोर सी की बात करें, सो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स विल बी 72 प्लस 80, 72 प्लस 80 which comes out to be 152, and total number of packets sold by store E, this will be equal to 84 plus 72 which comes out to be 156। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि 152 156 से कितना परसेंट कम या ज्यादा है, राइट। सो 152 156 से कितना कम है, डिफरेंसेस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय, क्योंकि कंपैरिजन ई से हो रहा है ना, जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो डिनोमिनेटर में आएगा। सो 4 बाय 156 परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100। नाउ दिस स्टूडेंट्स कम्स आउट टू बी 2.56। सो 2.56% सी की जो वैल्यू है वो ई से कम है, राइट। इट इज 2.56% लेस। सो नियरेस्ट ऑप्शन क्या होगा, 3% लेस। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Okay, students. So in this question, multigrain packets sold by A and B together are what percent more or less than whole wheat packets sold by stores C and D। तो पहले अगर मल्टीग्रेन की बात करें A and B together, so multigrain in case of A students that is 92 and multigrain in case of B that is 64। So 92 plus 64 students, this comes out to be 156। इसको हमें कंपेयर करना है होल व्हीट सोल्ड बाय सी एंड डी टुगेदर। तो अगर होल व्हीट की बात करें सी और डी के केस में, सो दैट इज 80 प्लस 40 स्टूडेंट्स। नाउ 80 प्लस 40 कम्स आउट टू बी 120। तो हमें बताना है यार ये वाली जो वैल्यू है 156, ये 120 से कितना परसेंट कम या ज्यादा है। तो ऑब्वियसली ज्यादा है। डिफरेंस कितने का है, 36 का है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है 120 से। सो विल डिवाइड बाय 120। सो 36 बाय 120 और परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100 एंड दिस कम्स आउट टू बी 30%। 156 120 से 30% ज्यादा है। सो आंसर विल बी स्टूडेंट्स ऑप्शन डी, 30% मोर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
Okay, students. So the question is the probability that the birthdays of four different persons will fall in exactly 2 calendar months is. So चार लोगों को मान लेते हैं यार, A, B, C and D. Right? I'll take them to be A, B, C and D. अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इन चारों का जो बर्थडे है वो एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स में फॉल करना चाहिए. अब प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला आप सबको पता ही है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस. तो पहले काम करते हैं, टोटल केसेस निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स. सो टोटल केसेस will be equal to, now see for every person there are 12 possibilities, है ना. क्योंकि अगर मैं ए की बात करूं, ए किसी भी मंथ में पैदा हो सकता है, जैन, फेब, मार्च एंड सो ऑन टिल दिसंबर. सो वी हैव 12 possibilities for A. Similarly we also have 12 possibilities for B. C भी किसी भी मंथ में पैदा हो सकता है, 12 possibilities, and for D also we have 12 possibilities. So the total cases students, this comes out to be 12 to the power 4 we can say. अब देखिए फेवरेबल केसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन से वो 2 मंथ है जहां चार लोग पैदा हुए हैं, राइट. बिकॉज देयर बर्थडे शुड फॉल इन एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स. सो विच आर दोस 2 मंथ्स, पहले वो 2 मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं. तो कहने से नाउ देर आर 12, टोटल ऑफ 12 मंथ्स, आउट ऑफ विच वी हैव टू सिलेक्ट एनी 2 मंथ्स. क्योंकि हो सकता है ये चारों लोग जैन और फेब के मंथ में पैदा हुए हों, ये भी हो सकता है जैन या मार्च के मंथ में पैदा हुए हों, or Jan or April and so on students. So how many possibilities are there? So 12C2, right? Out of the 12 months, which 2 months their birthdays will fall into, right? तो ये 2 मंथ सिलेक्ट कर लिए मैंने. अब मान लो कि अगर मैंने 2 मंथ जो सिलेक्ट करें वो जैन और फेब है, ठीक है. जो 2 मंथ हमने सिलेक्ट करे हैं वो लेट से जैन और फेब है, मतलब ए बी सी डी इन 2 मंथ में ही पैदा हुए हैं. सो कहने से फॉर ए वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज. ए किसी भी मंथ में पैदा हो सकता है, जैन के मंथ में भी पैदा हो सकता है, फेब के मंथ में भी पैदा हो सकता है. सो फॉर ए वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज. बी के लिए भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है, बी किसी भी मंथ में पैदा हो सकता है, जैन के मंथ में भी, फेब के मंथ में भी. Similarly for C also we have 2 possibilities, for D also we have 2 possibilities. तो 2 into 2 into 2 into 2 16 पॉसिबिलिटीज आ गई हैं जहां ए बी सी और डी जैन या फेब के मंथ में पैदा हुए होंगे. लेकिन देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स. अब देखिए ये जो 16 केसेस है स्टूडेंट्स, ये 16 केसेस में एक केस ऐसा भी होगा कि चारों ए बी सी और डी ये चारों लोग जैन के मंथ में पैदा हो गए हो. मतलब ए बी जैन के मंथ में पैदा हुआ, बी भी जैन के मंथ में, सी भी जैन के मंथ में और डी भी जैन के मंथ में. दिस इज वन ऑफ द केसेस आउट ऑफ दी 16 केसेस, राइट. तो एक ये वाला केस हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा. सिमिलरली इसमें ये वाला केस भी आएगा जब चारों के चारों फेब के मंथ में पैदा हुए हो. देखिए चारों एक मंथ में पैदा नहीं हो सकते, तो चारों अगर जैन के मंथ में पैदा हुए वो वाला केस भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, और चारों अगर फेब के मंथ में पैदा हुए वो वाला केस भी एलिमिनेट करना पड़ेगा. सो स्टूडेंट्स फ्रॉम दी 16 केसेस वी नीड टू एलिमिनेट 2 केसेस. तो टोटल 14 केसेस विल बी देयर. तो फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे? 12C2, पहले वो 2 मंथ जहां वो पैदा हुए हैं, एंड फर्दर देयर आर 14 पॉसिबिलिटीज. सो दीज आर दी फेवरेबल केसेस. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स फाइंड दी प्रोबेबिलिटी. 12C2 का मतलब हो गया 12 into 11 by 2. So 12 into 11 by 2 students I can say will be 6 into 11, है ना. फर्दर into 14. 12C2 को याद रहे मैंने लिख लिया है 6 into 11 divided by 12 into 12 into 12 into 12. Now 6 into 2 is 12, 2 into 7 is 14. We'll get 77 upon 12 का cube. 12 cube students is 1728. So answer will be 77 upon 1728. Option A will be the correct answer. Okay, students. So the question is, in a triangle PQR, point X is on PQ and Y is on PR such that XP is 1.5 units, XQ is 6 units, PY is 2, YR is 8. Consider the following statements. Statement 1, QR is equal to 5 times XY, and statement 2, triangle PYX is similar to triangle PRQ, and we have to tell which of these statements is true or false. Figure बना लेते हैं यार पहले.
So let this be triangle PQR. I'll take this vertex to be P, this to be Q, this to be R. X is on PQ, so let's say this is the point X, and point Y is on PR. Y यहां ले लेते हैं, such that XP is 1.5, so this is 1.5, XQ is 6, PY is 2, YR is 8. अब स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें, पी एक्स और एक्स क्यू का रेशियो, पी एक्स और एक्स क्यू का जो रेशियो है स्टूडेंट्स, दैट इज 1.5/6. ओके, 1.5/6 का मतलब हो गया 1/4. और ऐसे ही अगर आप पी वाई और वाई आर का रेशियो देखें, पी वाई और वाई आर का रेशियो देखें, दैट इज ऑल्सो 1/4. देखिए अपने आप में एक थ्योरम होती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं इसे, क्योंकि पी एक्स और एक्स क्यू का जो रेशियो है वो पी वाई और वाई आर के बराबर है. दिस मीन्स दैट एक्स वाई स्टूडेंट्स, एक्स वाई विल डेफिनेटली बी पैरेलल टू क्यू आर. ऐसा होगा ही होगा. इसी को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं, क्योंकि ये रेशियो सेम आ रहा है. यहां भी 1 और 4 का रेशियो है, यहां भी 1 और 4 का रेशियो. दैट मीन्स एक्स वाई और क्यू आर एक दूसरे के पैरेलल होंगे ही होंगे. और क्योंकि स्टूडेंट्स एक्स वाई और क्यू आर एक दूसरे के पैरेलल है, वी कैन डेफिनेटली से दैट पी एक्स वाई ट्राइंगल, राइट, एंड पी क्यू आर, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर भी होंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज एक्स वाई एंड क्यू आर आर पैरेलल टू ईच अदर. तो ये दोनों एंगल स्टूडेंट्स बराबर है. ऐसे ही ये वाले दो एंगल भी आपस में बराबर होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब देखिए दो एंगल्स बराबर है तो तीसरा तो बराबर होगा ही होगा. वैसे भी एंगल बी इज कॉमन टू बोथ दी ट्राइंगल्स. तो छोटा वाला ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है. दैट मींस स्टेटमेंट 2 इज डेफिनेटली करेक्ट. अब देखिए स्टेटमेंट 1 सही है कि नहीं है वो भी चेक कर लेते हैं. हमने ये प्रूफ कर लिया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, राइट. छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है. अब देखिए सिमिलैरिटी में क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, या राइट, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है. अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल की बात करूं तो आप देखें एंगल एक्स के सामने क्या आ रहा है. छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल एक्स के सामने 2 आ रहा है स्टूडेंट्स, और आई कैन से पी वाई आ रहा है. और इस एंगल के बराबर कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल बराबर है इसके. बड़े वाले ट्राइंगल में आप देखें एंगल क्यू के सामने क्या आ रहा है, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल क्यू के सामने आ रहा है पी आर. तो ये है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, सेम एंगल के सामने वाली साइड्स. तो इसके सामने जो ट्राइंगल की साइड है वो पी वाई है, और इस एंगल के सामने जो ट्राइंगल की साइड है दैट इज पी आर. पी वाई एंड पी आर स्टूडेंट्स, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो. और अगर आप इसे चेक करें, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2, पी आर इज 10, सो रेशियो इज कमिंग आउट टू बी 1:5. अब क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 1:5 है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल पी के सामने क्या आ रहा है, छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल पी के सामने आ रहा है एक्स वाई. बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल पी के सामने क्या आ रहा है, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल पी के सामने आ रहा है क्यू आर. ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का ही रेशियो है जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज इक्वल टू 1/5. सो फ्रॉम हेयर स्टूडेंट्स आई कैन डेफिनेटली से दैट क्यू आर विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स एक्स वाई. तो यार ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ट्रू है. तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. Okay, students, so let us look at this question. A consignment of 15 wristwatches contains 4 defectives. The wristwatches are selected at random one by one and examined. The ones examined are not replaced back. What is the probability that the ninth one examined is the last defective? तो यार प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फॉर्मूला हमें पता है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस. पहले टोटल केसेस की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स. अब देखिए टोटल केसेस निकालने के लिए अब हमें पता है कि 15 में से 4 डिफेक्टिव है, राइट. अब वो जो 4 डिफेक्टिव है वो कौन सी 4 डिफेक्टिव है हमें ये नहीं पता. हो सकता है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी डिफेक्टिव हो सकता है पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी डिफेक्टिव हो, या 1 2 3 और 6 डिफेक्टिव हो, 1 2 3 और 7 डिफेक्टिव हो, एंड सो ऑन. तो 15 में से कौन सी 4 डिफेक्टिव है, उसके टोटल केसेस कितने बनेंगे, दैट विल बी 15C4. तो ये तो टोटल केसेस की बात होगी. अब देखिए अगर फेवरेबल की बात करें स्टूडेंट्स, सो लेट मी ड्रॉ 15 ब्लैंक्स तो आपको बेटर समझ में आएगा. 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15. Question is, what is the probability that ninth one is the last defective? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये तो डिफेक्टिव है स्टूडेंट्स. अब वो कह रहे हैं कि ये आखिरी डिफेक्टिव है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. अब देखिए, फॉर दिस टू बी लास्ट डिफेक्टिव, कहने से कि जो पहली 8 एग्जामिन हुई है, ये जो पहली 8 वॉचेस को एग्जामिन किया है, इसमें से 3 का डिफेक्टिव होना जरूरी है. वही तो फेवरेबल केसेस होंगे, क्योंकि जो नाइन्थ वाली डिफेक्टिव है वो आखिरी डिफेक्टिव है और टोटल डिफेक्टिव्स हैं 4. तो दैट मीन्स जो पहली 8 वॉचेस को एग्जामिन किया गया है उसमें 3 डिफेक्टिव का होना जरूरी है. नाउ अगेन स्टूडेंट्स, विच 3 आर गोइंग टू बी डिफेक्टिव? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, एंड सो ऑन. So out of these 8, any 3 can be defective. So favorable cases, students, favorable cases will be 8C3. और probability निकालनी है तो favorable upon total cases, this will be the answer. Now let's solve it, students. 8C3 students. 8C3 is 8 into 7 into 6 by 3 into 2 into 1, which I can say is 56. 8C3 56 आ जाएगा. 15C4 की अगर मैं बात करूं, so that will be 15 factorial. ओके, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. तो 11 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आ जाएगा. 11 फैक्टोरियल भी कैंसिल कर देंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12. नाउ स्टूडेंट्स 4 फैक्टोरियल इज 24. ओके, 4 फैक्टोरियल इज 24. सो यहां से मैंने 12 कैंसिल कर दिया, यहां से 2 कैंसिल कर दिया. 12 इंटू 2 इज 24. हियर विल बी लेफ्ट विथ 7. एंड स्टूडेंट 7 इंटू 8 इज 56. सो न्यूमरेटर में हमारे पास 8 बचेगा और डिनोमिनेटर में बचेगा 15 इंटू 13 विच इज 195. सो 8 बाय 195 स्टूडेंट्स. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. Okay, students, so let us look at this question. In how many ways can the following prizes be given away to a class of 30 students, first and second in mathematics, first and second in physics, first in chemistry, and first in English? अब देखिए, अगर पहले मैथ्स की ही बात करें, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स एनी वन ऑफ देम विल रिसीव द फर्स्ट प्राइज. तो पहले वाले के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? 30 पॉसिबिलिटीज है. अब देखिए, जिसको फर्स्ट प्राइज मिल गया उसको सेकंड प्राइज तो मिल नहीं सकता. तो सेकंड प्राइज किसको मिलेगा? आउट ऑफ द रिमेनिंग 29 स्टूडेंट्स, फॉर सेकंड प्राइज वी हैव 29 पॉसिबिलिटीज. So in 30 into 29 ways, first and second prize in mathematics can be given. Similarly, students, first और second prize physics में in 30 students में can be given again in 30 into 29 ways. क्योंकि first prize in physics 30 possibilities, then second prize in physics, for that we have 29 possibilities. Now first prize in chemistry, again we have 30 possibilities, and first prize in English, again we have 30 possibilities. So final answer will be, students, 30 to the power 4 into 29 ka square. So option D will be the correct answer. Okay, students, so the question is, what value comes in place of question mark in the following statements and arrange them in descending order? तो देखिए यार, अगर मैं पहले वाले ऑप्शन की बात करूं, 225.4 minus 45.4, students, this value comes out to be exactly 180. And now 5 by 9 into 180, students, this comes out to be exactly 100. तो क्वेश्चन मार्क का जो स्क्वायर है ना, क्वेश्चन मार्क का जो स्क्वायर है दैट इज 100. तो भाई किसका स्क्वायर 100 है? 10 का स्क्वायर इज 100. तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू स्टूडेंट्स 10 आ जाएगी. ओके, पहले वाले केस में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 10 आ जाएगी. तो मैं यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन मार्क इन द फर्स्ट केस दिस कम्स आउट टू बी 10. ऐसी अगर सेकेंड ऑप्शन की बात करें, रूट ऑफ 1024 इंटू 40 प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 0.5% ऑफ 9600 प्लस 469. तो पहले तो 0.5% ऑफ 9600 कर लेते हैं स्टूडेंट्स. नाउ दिस कम्स आउट टू बी बेसिकली 96 इंटू 0.5 हो जाएगा एक तरीके से. सो 0.5 इंटू 96 स्टूडेंट्स, दिस कम्स आउट टू बी 48. इसकी जगह 48 लिख लेते हैं. Now root of 1024, students, root of 1024, that is 32. So 32 into 40 plus 20 का स्क्वायर, स्टूडेंट्स, 20 का स्क्वायर इज 400 प्लस 48
प्लस 469 और ये किसी का क्यूब है। तो पहले इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। 32 into 40 स्टूडेंट्स दैट इज 1280। 1280 प्लस 400 विच इज 1680 प्लस 48 विच इज 1728 plus 469 students. 1728 plus 469 students. This comes out to be 2197. अब ये 2197 क्वेश्चन मार्क का क्यूब है एंड 2197 स्टूडेंट्स इज क्यूब ऑफ 13। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 13। ऐसे ही अगर आप थर्ड ऑप्शन देखें स्टूडेंट्स, now 8 to the power 12 divided by 16 square of 32 cube into root of 256 is equal to 2 to the power something। तो एक बार लिख लेते हैं इसको। 8 to the power 12 divided by 16 square of 32 cube into root of 256। तो पहले तो यार ऑफ वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 16 स्क्वायर ऑफ 32 क्यूब। नाउ स्टूडेंट 16 स्क्वायर, 16 is 2 to the power 4, so I can say 16 square will be 2 to the power 8। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो 2 power 8 of 32 cube students। now 32 cube is 2 to the power 5 whole to the power 3। 32 is 2 की power 5, so this is 2 to the power 15 into root of 256। now root of 256 students that is 16। 8 पावर 12 को भी मैं लिख सकता हूं 2 to the power समथिंग स्टूडेंट्स। 8 is 2 का क्यूब, सो दिस इज 2 to the power 36। so 2 to the power 36 divided by now 2 power 8 into 2 power 15। 2 power 8 into 2 power 15 students, this comes out to be 2 to the power 23 further into 16। अब डिवाइड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। 2 पावर 36 डिवाइडेड बाय 2 पावर 23, दिस इज 2 to the power 13 into 16। now 16 is 2 to the power 4 students, so this comes out to be 2 to the power 17। अब 2 to the power 17 क्या है? 2 to the power क्वेश्चन मार्क है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स दैट इज कमिंग आउट टू बी 17। लास्ट वाला पार्ट देखें। 18 1/3 प्लस 9 2/3 माइनस 10 1/3 इज इक्वल टू 1 2/3 प्लस क्वेश्चन मार्क। लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं सो दैट इज एक्चुअली 18 प्लस 1/3 प्लस 9 प्लस 2/3। नाउ माइनस 10 1/3 का मतलब हो गया -10 -1/3 स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, नाउ स्टूडेंट्स दिस कम्स आउट टू बी 18 प्लस 9 इज 27। ओके 18 प्लस 9 इज 27। 27 माइनस 10 इज 17 स्टूडेंट्स। 17 आ जाएगा और ये 1/3 -1/3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 17 प्लस 2/3। नाउ 17 प्लस 2/3 स्टूडेंट्स, इसमें से अगर मैं ये वैल्यू माइनस कर दूं 1 2/3, नाउ 1 2/3 का मतलब हो गया -1 -2/3। नाउ दिस इज इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क। आप देखिए 2/3 -2/3 कैंसिल हो गया, क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 16। तो आखिरी वाली केस में क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 16। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 17 ऑप्शन सी सबसे बड़ा आ रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू सी की आ रही है, देन डी स्टूडेंट्स, then 13 which is B, and then A। so C is greater than D is greater than B is greater than A। so students, now if you look at the options, option D will be the correct answer। I hope this is clear to all of you। Okay students, so the question is Ravi took a loan from HDBC Bank for his 2-year MBA program at IIM। He took the loan of rupees 6 lakhs such that he would be charged at 8% per annum compound interest during his program and at 10% per annum compound interest after completion of course। He returned half of the amount which he had to pay on the completion of his program and remaining after 2 years। What is the total amount returned by Ravi? अब देखिए पहले 2 साल के लिए उसको चार्ज किया गया 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट निकाल लेते हैं 2 साल के बाद कितना हो जाएगा। अमाउंट आफ्टर 2 years विल बी स्टूडेंट 6 into 1.08 का स्क्वायर, right? This will be the amount after 2 years, and this students if you calculate comes out to be very very close to 7, so let's take it to be 7 lakhs। अब आधे पैसे उसने दे दिए, सो 3.5 lakhs दे दिए हैं। अब जो बचे 3.5 lakhs है, जो 3.5 lakhs बच गए हैं,
इस पे अब उसको 2 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10% के हिसाब से. सो नाउ व्हाट विल बी द अमाउंट फॉर दिस 3.5 lakhs for 2 years? So 3.5 lakhs into 1.1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स. ओके, 1.1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1.21. तो ये 3.5 लाख की वैल्यू 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस कम्स आउट टू बी वेरी क्लोज टू 4.23 lakhs. तो टोटल पैसा उसने कितना दिया? देखिए 3.5 lakhs पहले दिए और फिर बाद में भी 4.23 lakhs देने पड़ेंगे. सो इफ वी ऐड 3.5 and 4.23 students, so the total amount returned by Ravi will be approximately, you can say, 7.73 lakhs. 7.73 lakhs. So option A, students, will be the correct answer. Okay, students. So the question is, Amit can do 50% more work than Bhushan in same time. Bhushan alone can do a piece of work in 30 hours. Bhushan starts working and had already worked for 12 hours when Amit joins him. How many hours should Bhushan and Amit work together to complete the remaining work? सबसे पहले यार इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं. अमित भूषण से 50% ज्यादा काम कर सकता है सेम टाइम में. तो यहां से मेरे पास अमित और भूषण की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा विच कम्स आउट टू बी 3:2. ओके, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है. तो कहने से टाइम का रेशियो इसके रेसिप्रोकल होगा विच विल बी 2:3. अब देखिए भूषण जो टाइम ले रहा है दैट इज 30 hours. सो कहने से 3 parts इज 30 hours, दैट मीन्स 2 parts विल बी 20 hours. तो मतलब भूषण जिस काम के लिए 30 hours ले रहा है, अमित उस काम के लिए 20 hours ले रहा है. तो यार जैसे हम नॉर्मली अब टाइम एंड वर्क इक्वेशन करते हैं, आई एज्यूम टोटल वर्क टू बी मल्टीपल ऑफ 20 and 30. आई टेक इट टू बी 60 units. तो अमित की एफिशिएंसी कितनी होगी? अमित की एफिशिएंसी होगी 3 units एवरी ईयर और भूषण की एफिशिएंसी होगी 2 units एवरी ईयर. फर्दर क्वेश्चन में गिवन है भूषण स्टार्ट्स वर्किंग एंड हैड ऑलरेडी वर्क फॉर 12 hours. तो 12 hours में भूषण कितना कर लेगा? 12 into 2, 24 units आर डन. अब देखिए कितना काम रह गया. 60 में से 24 यूनिट्स हो गए, रिमेनिंग 36 यूनिट स्टूडेंट्स. अब ये 36 यूनिट्स दोनों मिलके कर रहे हैं, राइट? अब दोनों मिलके 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 5 यूनिट्स. सो फॉर 5 यूनिट्स दे टेक 1 hour. सो फॉर 36 यूनिट्स दे टेक हाउ मेनी आवर्स? 36 by 5, विच कम्स आउट टू बी 7.2 hours. तो जो बचा हुआ काम है वो 7.2 hours में हो जाएगा, विच इज ऑप्शन डी. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Okay, students, so let us look at this question. A cylindrical box of radius 5 contains 10 solid spherical balls, each of radius 5. If the topmost ball touches the upper cover of the box, then the volume of empty space in the box is. अब देखिए सबसे पहले तो जो सिलेंडर का रेडियस है ना, वही स्फेरिकल बॉल का भी रेडियस है. इसका मतलब है कि बॉल जो है वो सिलेंड्रिकल बॉक्स में कंप्लीटली फिट हो जाएगी. ठीक है. अब हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्पेस. तो वो कैसे निकाल सकते हैं? दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑल द बॉल्स, वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फेरिकल बॉल्स. दिस इज व्हाट वी हैव टू फिगर आउट. अब पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात कर लेते हैं. दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, राइट? पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई इंटू रेडियस हमें पता है 5, सो 5 का स्क्वायर इंटू दी हाइट. अब देखिए यहाँ हाइट क्या होगी? हाइट विल बी दी सम ऑफ डायमीटर ऑफ ऑल दी बॉल्स. ओके, जितनी भी बॉल्स हैं उनके जो डायमीटर है उसका सम जो होगा वही सिलेंडर की हाइट होगी. अब आप देखिए एक बॉल का डायमीटर कितना है? एक बॉल का डायमीटर विल बी 10 सेंटीमीटर. नाउ देयर आर 10 सच बॉल्स, so sum of diameter of all the balls will be 100 students. 100 will be the height of the cylindrical box. So into 100, now this is the volume of cylinder. Pi into 5 square into 100. I hope यहाँ तक सबको क्लियर है. Now volume of all spherical balls. अब देखिए 10 बॉल्स हैं और एक बॉल का जो वॉल्यूम होगा दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब. सो 10 into 4/3 into पाई into रेडियस का क्यूब विच इज 5 का क्यूब. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फिगर आउट. अब देखिए बेस्ट तो यहां पर यही रहेगा कि आप पाई और 5 स्क्वायर कॉमन ले लें. तो 25 पाई मैंने कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स. सो ब्रैकेट में आ गया 100 माइनस we'll be left with 10 into 4/3 into 5. Okay, 10 into 4/3 is 40/3 and 40/3 into 5 students will be 200/3. और इसको अगर कैलकुलेट करें सो दिस कम्स आउट टू बी 25 पाई इंटू 300 minus 200, so 100/3.
So final answer will be, students, 2500 pi by 3. So option A is the correct answer. I hope ये question आप सबको clear है. Okay, students, so let us look at this question. Given below are two statements. Ratio of circumference of two circles is 3 is to 4. Then the ratio of their area is 9 is to 16. Statement 2, if the circumference and the area of a circle are numerically equal, then the diameter is equal to 4. अब हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है, राइट? अब देखिए, अगर पहली स्टेटमेंट की बात करें, सरकमफ्रेंस का रेशियो 3:4 है. मान लेते हैं कि पहले वाले सर्कल का रेडियस R1 है, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस R2 है. तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएंगे इनके यार? 2πr1 एंड 2πr2, ये इनके सरकमफ्रेंस हो जाएंगे. इनका रेशियो हमें गिवन है 3:4. So basically, students, from here I can say that radius का रेशियो will be 3:4. R1:R2 will be 3:4. कह रहे एरिया का रेशियो 9:16 होगा. अब एरिया का रेशियो होगा क्या? एरिया पहले वाले सर्कल का होगा 2πr1 स्क्वायर, एरिया दूसरे वाले सर्कल का होगा 2πr2 स्क्वायर. एरिया का रेशियो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? दैट विल बी R1/R2 का होल स्क्वायर. और हमें पता है R1/R2 इज 3/4, सो विल गेट 3/4 का होल स्क्वायर, विच कम्स आउट टू बी 9/16. दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज डेफिनेटली करेक्ट. अब स्टेटमेंट 2 की अगर बात करें स्टूडेंट्स, यहां पर हमें गिवन है कि सरकमफ्रेंस और सर्कल का एरिया बराबर है, राइट? तो सरकमफ्रेंस होता है 2πr, एरिया होता है πr², और ये दोनों अगर बराबर है तो दैट मीन्स पाई पाई कैंसिल, आर आर कैंसिल, सो रेडियस इज कमिंग आउट टू बी 2, एंड इफ रेडियस इज 2 दैट मीन्स डायमीटर इज 4. सो स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है कि डायमीटर इज इक्वल टू 4, विच इज डेफिनेटली करेक्ट. सो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है स्टूडेंट्स. सो ऑप्शन ए will be the correct answer. Okay, students, so let us look at this question. Match list 1 with list 2. ठीक है, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग करनी है. सबसे बढ़िया तरीका रहेगा यार, आप ऑप्शंस को यूज करें तो बहुत ही जल्दी कर सकते हैं. नाउ इफ यू ऑब्जर्व दी ऑप्शंस, आप देखें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में डी की जो मैचिंग है हर केस में एक डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ गिवन है ना? पहले वाले ऑप्शन में डी मैचेस विद 3, ऑप्शन बी में डी मैचेस विद 2, ऑप्शन सी में डी मैचेस विद 4, ऑप्शन डी में डी इज मैचिंग विद 1. तो सीधा स्टेटमेंट डी को ही यूज कर लें आप. अब डी में हमें गिवन है कि a/7 b/9 के बराबर है, विच इज फर्दर इक्वल टू c/11. अब देखिए, यहां से एबीसी का रेशियो निकालना बहुत आसान है. इफ आई पुट ईच ऑफ देम इक्वल टू 1, तो मैं सीधा कह सकता हूं ए की वैल्यू 7 हो जाएगी, बी की वैल्यू 9 हो जाएगी, और सी की वैल्यू 11 हो जाएगी. दैट मीन्स ए बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा? 7:9:11. एंड नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज ओनली वन ऑप्शन विच इज इन द रेशियो ऑफ 7:9:11, है ना? मतलब डी की मैचिंग किसके साथ होगी? डी की मैचिंग 1 के साथ होगी ही होगी. नाउ ओनली ऑप्शन डी हैज डी मैचिंग अप विद 1, so D will be the correct answer. Okay, students, so let us look at this question. Three vessels P, Q, and R of same capacity are all full. Vessels P and Q, they contain mixture of milk and water in the ratios 4:1 and 7:3 respectively, while vessel R contains only pure milk. The contents of these vessels are poured into a large vessel S. एक काम करते हैं, पहले इतनी इंफॉर्मेशन यूज कर लेते हैं. देखिए, गिवन है कि तीनों वेजल्स की क्वांटिटी जो है वो सेम है, राइट? और पहले वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 है, दूसरे वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3 है, राइट? पहले वाले के देखिए 5 पार्ट्स है, 4 + 1 = 5, 7 + 3 इज 10 पार्ट्स, सो आई विल टेक देम टू बी मल्टीपल ऑफ 10. तो मैंने यार सबकी क्वांटिटी को 10 का मल्टीपल ले लिया. आई विल टेक ईच ऑफ देम टू बी इक्वल टू 10x. अब कहने से अगर हम P की बात करें तो P में मिल्क कितना हो जाएगा? मिल्क विल बी 4/5 of 10x, that means 8x. वाटर स्टूडेंट्स विल बी ट्वाइस ऑफ x. ऐसी अगर वेजल Q की बात करें, उसमें मिल्क हो जाएगा 7x और वाटर हो जाएगा 3x. R जो है उसमें सिर्फ मिल्क है, एंड दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 10x, क्योंकि सबकी क्वांटिटी सेम है. तो कहने से स्टूडेंट्स टोटल मिल्क विल बी 25x एंड टोटल वाटर कम्स आउट टू बी 5x, क्योंकि मिक्स कर दिया है सबको, एक लार्जर वेसल है इसमें. अब देखिए, मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास. मिल्क और वाटर का रेशियो इज 5:1. तो कहने से अब जितनी भी क्वांटिटी बाहर आई है, क्वेश्चन में गिवन है आफ्टर ड्रॉइंग 30 लीटर्स ऑफ मिक्सचर फ्रॉम वेसल एस. अब जब 30 लीटर्स बाहर निकालेंगे वो 5:1 के रेशियो में बाहर आएंगे. सो नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई डिवाइड 30 इन द रेशियो ऑफ 5:1, तो जो मिल्क होगा
दैट विल बी 25, और जो वाटर होगा दैट विल बी 5। मतलब मिल्क जो बाहर आएगा वो 25 बाहर आएगा, वाटर जो बाहर आएगा वो 5 बाहर आएगा। एंड फाइनली इट इज गिवन दैट द वाटर लेफ्ट in vessel S is equal to 40. So this value, students, is given to us 40. Now if I solve this equation, I can say 5x is equal to 45. क्वेश्चन में यार हमसे पूछा गया कैपेसिटी ऑफ ईच वेजल, कैपेसिटी ऑफ ईच वेजल इज 10x। तो अगर ये 5x की वैल्यू 45 है तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 के डबल। सो स्टूडेंट्स 90 विल बी द करेक्ट आंसर, which is option C. I hope this question is clear to everyone. Okay, students, so let us look at this question. Candidates in a competitive examination consisted of 60% men and 40% women. 70% men and 75% women cleared the qualifying test and entered the final test where 80% men and 70% women were successful. Which of the following statements is or are correct? देखिए पूरा क्वेश्चन परसेंटेजेस के टर्म्स में, तो आप कोई भी वैल्यूज लेके सॉल्व कर सकते हैं। आई टेक देम टू बी मल्टीपल ऑफ 100। तो मैंने मेन को ले लिया 600, विमेन को ले लिया मैंने 400। अब 600 में से 70% मैन ने क्वालिफाइंग टेस्ट क्लियर किया। सो क्वालिफाइंग टेस्ट men who cleared will be 70% of 600 which is 420, और women जिन्होंने क्लियर किया that is 75% of 400 which comes out to be 300। आगे गिवन है कि इनमें से 80% men and 70% women were successful। तो men जो सक्सेसफुल हुए हैं that is 80% of 420, 80% of 420 students will be 336, और women who were successful is 70% of 300 which is 210। अब पहली स्टेटमेंट देखें, सक्सेस रेट इज हायर फॉर वुमेन। सक्सेस रेट मतलब हमें परसेंटेज चेक करनी पड़ेगी, मेन की परसेंटेज ज्यादा है या वुमेन की परसेंटेज ज्यादा है जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। तो अगर विमेन की परसेंटेज की बात करें, 210 वर सक्सेसफुल आउट ऑफ 400। सो परसेंटेज कम्स आउट टू बी स्टूडेंट्स 210 by 4, which is exactly 52.5%। और अगर मेन की परसेंटेज की बात करें, 336 आउट ऑफ 600, सो 336 by 600 into 100, तो मेन की जो परसेंटेज आ रही है दैट कम्स आउट टू बी 56। सक्सेस रेट इज हायर फॉर वुमेन, दिस इज इनकरेक्ट। और देखिए ऑप्शन सी हमें गिवन है सक्सेस रेट इज हायर फॉर मेन, दैट इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट सी जो है वो सही है, राइट। अब वैसे अगर आप सीधा ऑप्शंस पे ही जाएं तो आप देखें सिर्फ ऑप्शन डी ही ऐसा है जहां हमें गिवन है कि सी इज करेक्ट। सो वी कैन डायरेक्टली मार्क ऑप्शन डी टू बी दी करेक्ट आंसर। लेकिन आप चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। मोर मेन क्लियर द एग्जामिनेशन than women. More men cleared the examination than women. Yes, 336 is greater than 210. So we can definitely say that statement B is correct. तो अब आप मार्क कर सकते हैं B and C are correct. That means option D will be the correct answer. Okay, students, so let us look at this question. Arrange the following in descending order. देखिए अगर आप चारों ऑप्शंस ध्यान से देखें, दे आर वेरी सिमेट्रिक, दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। क्योंकि आप देखिए रूट के अंदर वाली जो वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, हर एक ऑप्शन में रूट के अंदर वाली जो वैल्यूज हैं उन सब में 2 का डिफरेंस है। 401 399 डिफरेंस ऑफ 2, 301 299 डिफरेंस ऑफ 2, 101 एंड 99 डिफरेंस ऑफ 2, 201 एंड 199 ऑल्सो हैज अ डिफरेंस ऑफ 2। तो पैटर्न आप देखें, और पैटर्न कैसे देख सकते हैं, स्टार्ट विद दी स्मॉलर वैल्यूज। क्योंकि हमें पता है रूट के अंदर वाली जो वैल्यूज है उनमें 2 का डिफरेंस है। सो आई विल स्टार्ट विद दिस केस √3 minus √1। Now students, √3 is 1.73, √1 is 1, so you can see the difference comes out to be 0.73। अगला केस लेके देखते हैं स्टूडेंट्स, √4 minus √2। अब देखिए √4 हमें पता है, √4 is 2 and √2 is students 1.41, so this comes out to be, you can say approximately 0.60 or you can say 0.59। अब आप देखें जैसे मैं नंबर्स को बढ़ाता जा रहा हूं मेरी जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है स्टूडेंट्स, राइट। तो रूट के अंदर जितनी छोटी वैल्यूज है आंसर उतना बड़ा आएगा। तो मैं इजिली फिगर आउट कर सकता हूं इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। इनमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी स्टूडेंट्स सी, एंड देन स्टूडेंट्स डी विल कम। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम चले बड़े से छोटा, सबसे बड़ा सी होगा, फिर डी होगा, फिर बी होगा, और ए सबसे छोटा होगा। सो सी विल बी ग्रेटर देन डी, विल बी ग्रेटर देन बी, विल बी ग्रेटर देन ए। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन डी। I hope this is clear to all of you. So the question is x power a upon x power b, इस पूरे की पावर है a square plus ab plus b square
इंटू एक्स पावर बी बाय एक्स पावर सी पूरे की पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स पावर सी अपॉन एक्स पावर ए पूरे की पावर है सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, राइट। तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, दिस इज व्हाट वी हैव टू टेल। देखिए आप सबको पता ही है कि अगर दो चीजें डिवाइड हो रही है जिनके बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अगर मैं पहले टर्म की बात करूं, आई कैन राइट इट एज एक्स टू द पावर ए माइनस बी, राइट। और पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। एक्स की पावर ए माइनस बी उस पूरे की पावर है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो पहला टर्म हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स की पावर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट सेकेंड टर्म को मैं लिख सकता हूं एक्स की पावर बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर। ऐसे ही स्टूडेंट्स लास्ट टर्म हो जाएगा एक्स की पावर सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए का स्क्वायर। अब देखिए हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो एक्स की पावर हो जाएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू ऐसी सेकेंड वाले टर्म में एक्स की पावर हो जाएगी स्टूडेंट्स बी क्यूब माइनस सी क्यूब। लास्ट वाले टर्म में आप देखिए एक्स की पावर हो जाएगी सी क्यूब माइनस ए क्यूब। देखिए अब तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, सबके बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अगर मैं पावर्स ऐड करूंगा सो विल गेट एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब एंड विच इवेंचुअली कम्स आउट टू बी एक्स टू द पावर जीरो, क्योंकि ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। आप देखें ए क्यूब कैंसिल, बी क्यूब सी क्यूब, सो फाइनली वील गेट एक्स टू द पावर जीरो स्टूडेंट्स। एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, so C option will be the correct answer. Okay, students, so let us look at this question. A person sold an article for rupees 136 and incurred 15% loss. Had he sold it for rupees X, he would have obtained a profit of 15%. Which of the following is correct? तो देखिए 15% लॉस का मतलब हुआ बेसिकली कॉस्ट प्राइस को 15% कम कर दिया। तो अगर कॉस्ट प्राइस को मैं सीपी मान लूं तो उसका 85% स्टूडेंट्स दिस इज इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस विच इज 136। और अगर इसको हम सॉल्व करें स्टूडेंट्स, 5 into 17, 5 into 20, 17 into 8 is 136, so you can see cost price comes out to be 160। अब वो कह रहे हैं कि जब एक्स पे सेल किया तो 15% का प्रॉफिट हुआ, राइट। तो एक्स हमारा क्या है, बेसिकली सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट जो है वो 15% है। सो स्टूडेंट्स इफ 15% इज प्रॉफिट, प्रॉफिट विल बी 15% of 160 which comes out to be 24, so you can see the selling price comes out to be 160 plus 24 which is 184। तो basically x की वैल्यू 184 है। now if you look at the option students, 184 सिर्फ ऑप्शन बी में ही आ रहा है, right, because x is greater than 180 and less than 190, so option B will be the correct answer. Okay, students, so let us look at this question. Ramesh purchased two mobile phones from a shop. He sold first mobile phone at a price of 18750 and second mobile phone at the price of rupees 14250. Profit percent on the first mobile phone, it is 5 times of the loss percentage on the second mobile phone. Find out overall profit made by Ramesh after selling both the mobile phones, given that he purchased both at the same cost. Now very important, क्योंकि स्टूडेंट्स उनके कॉस्ट सेम है, क्योंकि उनके कॉस्ट सेम है और हमें गिवन है कि पहले वाले केस में जो प्रॉफिट परसेंटेज है दैट इज 5 टाइम्स द लॉस परसेंटेज ऑन द सेकेंड मोबाइल फोन। तो मैं यहां से डायरेक्टली कह सकता हूं कि जो प्रॉफिट है पहले वाले केस में वो दूसरे वाले केस के लॉस के 5 टाइम्स हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि दूसरे वाले केस में जो लॉस है दैट इज ऑफ एक्स रुपीज, सो आई कैन से पहले वाले केस में जो प्रॉफिट है स्टूडेंट्स दैट विल बी ऑफ 5x रुपीज, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो लॉस के 5 टाइम्स है। अब देखिए हम सबको पता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को अगर मैं सीपी मान लूं, राइट, प्रॉफिट हमारा है 5x, दिस विल बी इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस 18750, और कॉस्ट प्राइस तो दोनों का ही सेम है। और हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज ऑल्सो इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, सेकेंड केस में लॉस है एक्स का, सो सीपी माइनस एक्स, दिस विल बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस विच इज 14250। And now students, you can see if I subtract the equations,
अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये सीपी कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि 6x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 18750 माइनस 14250 विच कम्स आउट टू बी 4500। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ स्टूडेंट्स, विच कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली 750। 750 में कहीं भी पुट कर दूं x की जगह तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा एक मोबाइल फोन का। तो यहां मैं पुट कर देता हूं यार, x की जगह 750, सो विल गेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 14250 plus 750, which comes out to be students exactly 15,000। तो एक का कॉस्ट प्राइस 15,000 है, तो कहने से टोटल कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट्स, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 30,000। और टोटल सेलिंग प्राइस तो यार हमें पता ही है, वी कैन ऐड बोथ ऑफ देम। सो टोटल सेलिंग प्राइस कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली 33,000। तो प्रॉफिट आ गया यहां से 3,000 का, और परसेंटेज में निकालना है, सो 3,000 डिवाइडेड बाय सीपी विच इज 30,000 into 100 students. So you can see students, the answer exactly comes out to be 10. 10%. Option D will be the correct answer. Okay students, so the question is length of a rectangle is increased by 25%. By what percent should its breadth be decreased so as to maintain the same area? देखिए सबसे अच्छा तरीका रहेगा आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लें, राइट, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पूरा परसेंटेज के टर्म्स में। तो एक काम करते हैं, लेंथ और ब्रेथ दोनों को ही मैंने 10 मान लिया, तो लेंथ भी 10 ब्रेथ भी 10, तो एरिया कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं लेंथ को 25% बढ़ा दो, सो लेंथ हो जाएगी 12.5, एरिया अभी भी 100 ही है स्टूडेंट्स। तो कहने से अब मैं यहां से विड्थ निकाल सकता हूं, 12.5 इंटू समथिंग इज 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 100 अपॉन 12.5 विच कम्स आउट टू बी 8। मतलब ब्रेथ जो पहले 10 थी स्टूडेंट्स अब हो गई है 8। हमें बताना है कितने परसेंट का चेंज आया है। तो अगर 10 से 8 हो गया तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंस अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 2 over 10, so answer comes out to be 20%. So option A will be the correct answer.